हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे क्रैशिंग के पॉइंट्स को। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर क्रैशिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था, बराबर है। नंबर्स वाले थे, आज अल्फाबेट्स वाला ले लिया, ताकि नंबर्स हो या अल्फाबेट हो तो कैसे सम सॉल्व करते समझ में आ जाए। द टाइम एंड द कॉस्ट एस्टिमेट and the precedence relationship of different activity constructing a project are given below. Activity, the precedence, NT, NC, CT, CC, I hope इसका फुल फॉर्म मालूम है। NT stands for normal time, NC stands for normal cost, CT stands for crashing time and CC stands for crashing cost। ठीक है, तो आपको ऐसा टेबल मिला तब समझ जाने का भाई क्रैशिंग वाला सम है। ऐसा है तो नेटवर्क डायग्राम ही था और नॉर्मल टाइम ही दिया रहता है, तो नॉर्मल सम है। तो तीन पार्ट के तीन अलग अलग टाइप के सम्स आते हैं। पहला वाला सम इतना ही रहता है फर्स्ट नेटवर्क एनालिसिस में, एक्टिविटी, प्रीसीडिंग एक्टिविटी और नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम एंटी नहीं, वहां पे टाइम दिया रहता है, बट वो मेरे लिए नॉर्मल टाइम होता है। और क्रैशिंग में ये क्वेश्चन आएगा। न्यू थिंग इन दिस क्वेश्चन इज इन द प्रीवियस लेक्चर इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली दिया था 70 रुपीज जो भी दिया था, बट इधर इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला है। अगर 15 दिन का प्रोजेक्ट है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट 600 रुपया आएगा। अगर आप 14 दिन का प्रोजेक्ट है तो खर्चा 13 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 11 दिन, अलग अलग डेज का इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया गया है। मतलब जितना डेज होगा उतना इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगा। ड्रॉ करने बोला एरो डायग्राम। स्टूडेंट बोलेंगे ये कभी सुना ही नहीं वर्ड, हम एरो डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं। नेटवर्क डायग्राम में एरो रहता है, लैंग्वेज बदल दिया है, काम वही है। आप ये मत डरना कभी कुछ नया वर्ड आ गया तो सर ये कुछ भलता है क्या, नहीं, कोई भलता नहीं, जो किया है वही है। तो यहाँ पे एरो डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर द प्रोजेक्ट एंड डिटरमाइन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड कॉस्ट। नॉर्मल जैसा करते थे वही। इज मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिफरेंट फ्रॉम द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम? क्या हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आया है वो हमारे मिनिमम से कुछ अलग है, क्या उसका खर्चा अलग है, वो भी बता। मतलब क्रैशिंग करो। क्वेश्चन यहां तक क्लियर? क्रैशिंग का टेबल, ये आंसर है आपका। क्रैशिंग का टेबल, नंबर ऑफ डेज, क्रैश कॉस्ट टेबल में एनसीसीसी टोटल, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्रैशिंग करने के लिए ये पाथ और नॉर्मल ऑफ क्रैशिंग टाइम टेबल दिया, ये वर्किंग में काउंट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? स्लोप फाइंड करेंगे। जो हम क्रैशिंग करने वाले हैं, जो हमको क्रैशिंग करना है, तो एक दिन का डायरेक्ट खर्चा कितना आएगा? बिकॉज जो नॉर्मल खर्चा है वो तो आना ही आना है। तो अगर आप क्रैश करते हो, जैसे नॉर्मल टाइम कितना है इधर, काम ए एक्टिविटी करने के लिए 4 दिन लगने वाला है, लेकिन बोल रहा है अगर हम उसको क्रैश कर सकते तो कितने दिन तक काम हो सकता है? 3 दिन में भी काम कंप्लीट हो सकता है। मतलब कितना दिन कम होने वाला है? 1 दिन। नॉर्मल खर्चा कितना था? अगर उसका 1 दिन कम करोगे तो क्रैशिंग का खर्चा कितना हो रहा है? तो कितना खर्चा बढ़ गया? 60 रुपया बढ़ गया। कितने दिन का? 1 दिन का। उसी का हम लोग कहते हैं स्लोप फाइंड करना। तो पहला हम फाइंड करेंगे स्लोप, क्रैशिंग डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पे क्रैशिंग, नॉर्मल कॉस्ट कितना, क्रैशिंग कॉस्ट कितना, डिफरेंस कितना है? 30 का। कितने दिन के लिए? 4 - 3 कितना आएगा? 1। तो 30 डिवाइड बाय 1 नॉर्मल कॉस्ट है, सॉरी स्लोप कितना आएगा? 30। एक दिन का अगर ये एक्टिविटी क्रॉस, ये आप क्रैश करोगे तो आपको कितने का खर्चा एक्स्ट्रा आ रहा है? 30 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। सिमिलरली सबके लिए फाइंड करेंगे। क्रैशिंग कॉस्ट कितना है, नॉर्मल कॉस्ट कितना है, कितना खर्चा बढ़ रहा है? 100 रुपया बढ़ रहा है। कितने दिन के लिए? 4 दिन था और ये 6 दिन था, ये 4 दिन हुआ। 2 दिन का 100, तो 1 दिन का कितना? 2 दिन का 100, तो 1 दिन का कितना? इसे कहते हैं स्लोप फाइंड करना। हर एक्टिविटी का स्लोप फाइंड करना। 60 38 कितना? 22। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। तो 22 डिवाइड बाय 1 22। 250 150 कितने दिन के लिए? 2। 100 डिवाइड बाय 2, समझ में आ गया?
100 100 0, 2 2 0। इसका मतलब ये है कि इस एक्टिविटी को क्रैश नहीं कर सकते और इसका स्लोप क्या रहेगा, 0। क्लियर हो गया? क्यों? है ही नहीं ना, पॉसिबल है। 2 दिन का 2 मतलब भाई ये रास्ता हम चेंज ही नहीं कर सकते। आप कितना भी बोलो ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई खर्चा में चेंजेस आने वाला ही नहीं है, इसलिए 100 भी दिख रहा है। आगे बढ़ते 175 115 कितना, 60, 7 माइनस 5 2, 60 डिवाइड बाई 2 30 रुपीज। 240 140 140, 2 दिन के लिए तो 70 रुपए आ जाएगा। पहला स्लोप क्लियर। तो क्रैशिंग में सबसे पहला पार्ट स्लोप फाइंड करना है। अब जैसा ड्रॉ कर रहे थे अब तक, जितना पार्ट 1 में किया था सेम। एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, बी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, सी एक इंडिपेंडेंट। जो तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट रहेगा उससे कितने एक्टिविटीज निकलेंगे, 3। ध्यान से देखना, डायग्राम में थोड़ा चेंजेस दिखेगा आपको। ए निकला, बी निकला, सी निकला, बराबर है। फिर बी निकला तो इधर 3 आना चाहिए था, आपने इधर नंबर 4 लिख दिया है। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 आना चाहिए ना, इधर सी है तो इधर 4 आना चाहिए था, बट आपने इधर 4 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? 1 से 2 ए, 1 से 3 बी होना चाहिए, 1 से 4 सी होना चाहिए, बट 1 से 4 सी है और 1 से 3 वो सी लिख दिया मैंने। ऐसा क्यों किया है, आगे समझ में आएगा, ध्यान देना। ए बी सी तो कर दिया था, तो ए 1 किया, इसको 3 करना है, इसको 4 करना चाहिए था, बट मैंने इसको 4 किया है। क्यों किया है, तो जरा इधर देखना। जहां पे ए एंड हुआ है वहां से डी चालू होगा। ए यहां पे एंड हुआ है, वहां से क्या चालू होगा, मतलब ए से डी जाना है। जहां पे सी खत्म हुआ है, जहां पे सी खत्म हुआ है वहां से ई आएगा, यहां से ई आएगा, यहां से डी आएगा, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। जहां पे फिर से ए खत्म हुआ है वहां से एफ आएगा। ये तो यहां पे खत्म हुआ है, मतलब ए से 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक डी के लिए और एक एफ के लिए। एट द एंड बोला है डी, ई और बी, डी, ई और बी मिल के जी देने वाला। एग्जाम्पल, अगर ये 3 इधर रहता और ये 4 इधर रहता, मतलब वाइस वर्सा, ये 4 होता और ये 3 रहता, तो मार्किंग जो बनता ना, मैं नंबर्स में करके दिखाऊंगा। अभी के लिए आपको इधर मालूम है डी कंबाइन होना है, ई कंबाइन होना है। क्यों? ए से डी, तो ए से डी आया, सी जहां पे एंड है वहां पे ई, बट मैंने इनको तीनों को क्यों ज्वाइन किया है, डी, ई एंड बी मिलके एक रास्ता देने वाले, उसका नाम क्या है, और ए से एंड क्या होने वाला है, एफ, यहां से जी, और इसको एंड तो देना ही पड़ेगा। अब वही जगह पे अगर मैं नंबरिंग करता, जैसा आप लोग के दिमाग में चल रहा है नंबर को लेके, अभी समझता नहीं, अगर मैं हाईलाइट नहीं करता तो आप सोचते भी नहीं चीज को। अगर जैसे यहां पे 2, आपने इसको कर दिया फॉर एग्जाम्पल 3 और इसको कर दिया मैंने 4, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया, बराबर है। अब जरा ध्यान देना, ए से ये ए है, बराबर है, ए से क्या आ रहा है, डी, ए से और एक पॉइंट आ रहा है एफ, एफ आ रहा है ना, बराबर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोगों ने नेमिंग दे दिया, बंद हो गया, इसको नेमिंग कर देता हूं मैंने। अभी देखो यहां पे 1 2 3, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 हो गया, तो इसको नेमिंग क्या देना पड़ेगा, 5 डी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जहां पे सी एंड हुआ है वहां से ई, सी कहां पे एंड हुआ है, यहां से आपको क्या निकालना है, ई। अब मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट भी किया, अगर मैंने इसको ज्वाइन भी किया तो इधर और एक मिसिंग लाइन है ना जो बी का है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो भाई इसको ज्वाइन करने के लिए मुझे क्वेश्चन मार्क, ये कौन सा लाइन है, अगर मैं ऐसा ज्वाइन करता ये डी बन जाता, आप जैसा बोल रहे हो। ये तो सी था,
तो सी से मैं इसको ऐसा ज्वाइन करता, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ना, नहीं पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूं, चेहरा देख के ही समझ गया, पर वो तो ऐसा है, क्या है सर राव दे बाबा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। देखो ये 1 है, 1 से मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया, ये मैंने सी लिया, एग्जाम्पल। प्रॉब्लम सिर्फ नंबर का है और कुछ भी नहीं। इसको 2, इसको 3 और इसको अगर मैंने 4 किया है, जबकि मेरे डायग्राम में ऐसा नहीं है, ये 4 और ये 3 है। वो क्यों है वो समझा रहा हूं, वही समझाने के लिए मैं ये आपको नंबर्स का जो खेल है वो बता रहा हूं। 2 मतलब ए से क्या आने वाला है, ए पॉइंट से किधर जाने का है, ए से क्या निकलने वाला है, एफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए से 2 पॉइंट निकाला, अब ये पॉइंट इसको भी ज्वाइंट हो सकता है, बट अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, एग्जाम्पल इसको मैंने नेमिंग कर दिया डी, क्या नेमिंग किया डी, जैसे यहां पे किया ना, डी किया ना, बी को ही ज्वाइन किया ना मैंने, ये जो लाइन निकाला मैंने डी का, वो किसको ज्वाइन किया, बी को ही ज्वाइन किया मैंने, और मैंने इसको नेमिंग किया एफ, ये मेरा एफ बराबर है, ये मेरा डी, ये मेरा एफ। अब जहां पे सी खत्म हुआ है वहां से क्या चालू होने वाला है, ई, और मैंने इसको ही ज्वाइन कर दिया ई। बी है, डी है और ई है, इससे क्या बनने वाला है, जी। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं इधर लेता हूं तो आपका डायग्राम का प्रेजेंटेशन देखो कैसे हो गया। यहां पे तीनों के लाइन से एक लाइन निकल रहा है, और यहां पे क्या प्रेजेंट हो रहा है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है और ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों ज्वाइंट हो रहा है। तो नंबर का खेल हुआ और कुछ भी नहीं। ये जगह पे अगर ये नंबर 4 रहता, ये प्रेजेंट करता कि 4 से ही सिंगल लाइन निकला है, 4 से ही सिंगल लाइन निकला है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों के कॉम्बिनेशन से एक लाइन निकला है, और कुछ नहीं हुआ। नहीं बैठा दिमाग में, जाने दो। ये समझ में आया, ये समझ, ये वापस एक बार समझा देता हूं, छोड़ जाने, मैं समझ गया, तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा नहीं। चलो वापस बैक 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 आ गया। नंबर्स कंफ्यूज कर रहे कोई नहीं, लाइन तो एबीसीडी तो कंफ्यूज नहीं कर रहा है ना, ठीक। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ये समझ में आ गया, पक्का ना, ये समझ में आ। जहां पे ए एंड हुआ है वहां से क्या चालू होगा, ए यहां पे एंड हुआ है, वहां से एक सीधा लाइन जाएगा। अब वो सीधा लाइन इसको ही क्यों मर्ज हो रहा है, इसको क्यों मर्ज हो रहा है, बिकॉज लास्ट में दिया है कि डी, ई और बी, डी जहां पे एंड हुआ है, ई जहां पे एंड हुआ है, बी जहां पे एंड हुआ है, उन सब से एक ही पॉइंट निकलने वाला है, और वो पॉइंट की नेमिंग क्या है, जी। तो बी यहां पे एंड हुआ है, इससे जी निकलने वाला है, ई निकलने वाला है, ये सी है ना, और डी भी निकलने वाला है। तो जहां पे अभी अगर मैंने इसको ऐसा ज्वाइन किया तो ये क्या पॉइंट आया, डी का पॉइंट आया, ये बी का ही पॉइंट है, और एक पॉइंट इसको ज्वाइन किया और ये ई का पॉइंट हो गया। इन तीनों से एक ही पॉइंट निकलेगा, यहां पे एक पॉइंट निकलेगा, वो कौन सा पॉइंट है, जी। और ये भाई साहब एफ जो ऐसा घूम रहे, इसको ऐसा खुला तो छोड़ नहीं सकते, एंड करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम एंड होना जरूरी है। क्योंकि एफ तो भाई साहब के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, वो ए से निकल के खत्म हो गया, ये मेरा एफ एक्टिविटी है, बट इसको एंड किधर करना है, तो इधर इसको एंड करने से अच्छा हमने इसको किधर एंड कर दिया, यहां पे, इसलिए वो डायग्राम ऐसा बना है। कड़ा क्या, नंबर अभी भी नहीं बैठा है, बट एबीसीडी बैठ गया दिमाग में। सेम चीज को मैं नंबर से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। नहीं छोड़ सकते, नेटवर्क डायग्राम में पार्ट 1 में वही मैंने बताया कि अगर मैंने इधर एफ को ऐसा ही छोड़ दिया स्टार्ट टू एंड, तो नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट नहीं होता है, एंड करना जरूरी है। तो भाई इससे हमारा एफ है, और इन दो तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या है, क्लियर। तो एफ इज एन एंड टू जी और नथिंग एल्स, नहीं तो वो एफ बेचारा आखिर खुला रहता हो। डन अभी डायग्राम। अब ये डायग्राम ड्रॉ करने का तो हम क्या करते हैं,
नॉर्मल टाइम लिखते हैं और क्रैश टाइम लिखते हैं। पहले नॉर्मल टाइम, ए का नॉर्मल टाइम कितना है? ए का 4, बी का कितना है? सी का कितना है? ये समझा। उसके बाद डी का कितना है? 5, ई का कितना है? 2, एफ का 7 और जी का, तो देखो सब पे नॉर्मल टाइम आ गया। क्रैश टाइम देखो, अभी क्रैश टाइम ए का कितना है? 3, बी का कितना है? सी का कितना है? समझ में आ रहा है? डी का कितना है? 3, 2, 5, 2। यहां तक क्लियर? ये फर्स्ट लेसन ही है, पार्ट 1 में ऐसे ही कर देता, खाली पार्ट 1 में क्रैश टाइम नहीं होता था, बाकी करना तो यही सेम था। अब आ जाते हैं रास्ता फाइंड करते हैं। तो पहला रास्ता जो मिल रहा है अपने को, पहला रास्ता ये ए एन एफ, दूसरा है ए से लेके डी से लेके जी, ए डी जी, फिर बी एन जी, सी ई जी। और कोई रास्ता? पाथ समझ में आ गया। अब इन पाथ्स का नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम ढूंढेंगे। चलो, ए से एफ का पाथ का नॉर्मल टाइम कितना है? जो ब्लू में है 4 + 7 कितना होता है? 7 4 11। ए डी जी, ए का 4, डी का 5, जी का 4, 9 और 8 13, फिर बी और जी 6 और 4 10, 2 और 2 4, 4 और 4 8। ये हो गया नॉर्मल टाइम। अब उसका क्रैशिंग टाइम 3 + 5, 3 + 2, 6 + 2 8 हुआ ना, 4 + 2 6, 1 + 2 + 2 5। ये समझ में आ गया। अब इधर से आपका क्रैशिंग चालू होता है। क्रैशिंग के लिए सबसे पहला ढूंढोगे सीपीएम, क्रिटिकल पाथ ऑफ नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम का सीपीएम क्या है? नॉर्मल टाइम का सीपीएम है 13। ये इसका मतलब नॉर्मली हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था वो 13 दिन में कंप्लीट होने वाला था। अब हम उसको क्रैश करते तो इधर सीपीएम क्या है? 8। अब वो ये 8 पकड़ो, कोई भी 8 पकड़ो, 8 पकड़ने का, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपने जब कॉन्ट्रैक्टर से बात किया था तो उसे बोला 13 दिन में काम होगा। मैंने बार्गेन किया बोला कितने दिन तक अपन क्रैश कर सकते हैं? 8 दिन में वो काम कंप्लीट करवा सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो नॉर्मल डेज है वो 13 से चालू होगा, 13 12 11 10 9 और 8 तक जाएगा। इससे ज्यादा इसको क्रैश नहीं कर सकते। 13 और 8, इससे ज्यादा क्रैश होगा क्या? मतलब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो 13 से लेके 8 तक का यूज करूंगा मैं, बाकी कोई चीज करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर 13 दिन है तो उसका खर्चा 400 रुपए, 12 दिन का खर्चा, 11 दिन का खर्चा, 100 दिन का खर्चा, 9 दिन का खर्चा, 8 दिन का खर्चा, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट दिख रहा है उस टेबल में वो आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, पक्का। अब 13 दिन मेरा सीपीएम है, नॉर्मल सीपीएम है, तो उसके लिए नॉर्मल खर्चा कितना आ रहा था टोटल? फटफट इसका टोटल ले लो। नॉर्मल खर्चा कितना आ रहा था? 60, 150, 38, 150, 100, 115 एंड 100, टोटल 713। तो नॉर्मल खर्चा सीपीएम, अगर ये काम हो रहा है तो कितने दिन में काम हो रहा है, खर्चा कितना आ रहा है? क्या मैं इसे क्रैश करूंगा क्या? नॉर्मली 13 दिन है तो 13 दिन के लिए क्रैश कर सकते हैं क्या? नहीं। तो 13 दिन के लिए क्रैशिंग कॉस्ट क्या रहेगा? 0। तो ये 713 तो सब दिन के लिए सेम रहेगा। क्रैशिंग कॉस्ट पहले के लिए हमेशा क्या रहेगा? 0। 713 + 0 विल गिव यू 713। इनडायरेक्ट कॉस्ट मालूम है 13 दिन का कितना है? 12 दिन का, 11 दिन का, 10 दिन का, 9 दिन का, 8 दिन का। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी यहाँ पे मिल गया। डन। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्रैशिंग करना। क्रैशिंग स्टार्ट होगा सीपीएम से। तो सीपीएम यही है। इसमें पाथ क्या क्या है? इसमें पाथ है, एक है ए, एक है डी और एक है जी। ए वाला पाथ है, डी वाला पाथ है और जी वाला पाथ है। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए, ए पाथ, डी पाथ और जी पाथ, क्योंकि हमारा रास्ता वही है। अब ए रास्ते पे चलने पे अगर ए को क्रैश करना है, ए को अगर क्रैश करना है
तो एक दिन क्रैश होगा तो कितना खर्चा आएगा? डी को अगर क्रैश करोगे तो एक दिन का खर्चा कितना? जी को अगर क्रैश करोगे तो एक दिन का खर्चा कितना? 30, 22 ना? अच्छा 50 है। अच्छा मैंने हाँ तो 50 और 7 क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अरे हाँ क्लियर है यहां तक? चलो आप मुझे बताओ इन तीनों में आप किसको क्रैश करोगे? जिसका खर्चा सबसे कम हो रहा है। सबसे खर्चा किसका कम हो रहा है? 30 का। तो हमको किसको क्रैश करने का? 30 मतलब ए को क्रैश करना है। कितने दिन से? एक दिन से। अगर मैं ए को क्रैश करूंगा तो मेरे से कितना खर्चा बढ़ा जाएगा? 30 रुपया बढ़ जाएगा। तो 30 रुपया बढ़ जाएगा क्रैशिंग का खर्चा। अब एक दिन कम करूंगा मतलब 12 दिन करूंगा तो क्रैशिंग का खर्चा कितना आएगा? 30। 713 था प्लस 30 होगा 700। समझा ये? अब क्रैश किया है तो डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। ए वाला लाइन पे जाना है। ए का नॉर्मल टाइम कितना था? क्रैश किया एक दिन तो 4 से वो कितना दिन हो गया? जब नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम इक्वल हो जाता है तो समझ जाने का इसके बाद इसको क्रैश नहीं कर सकते। ये लाइन अभी क्रैश नहीं होगा। डन। अब ये चीज रिपीट होते रहेगा कब तक? 8 तक। डन। पहला पार्ट क्लियर? चलिए तो फर्स्ट क्रैशिंग हो गया। अब फर्स्ट क्रैशिंग आपने किया है ए को तो ए वाले रास्ते पे अब नॉर्मल टाइम क्या आएगा? 3 + 3 देखो ये 3 + 7 नॉर्मल टाइम हो जाएगा 10। दूसरा रास्ता है ए डी जी 3 + 5 + 4 3 + 5 + 4 12। इन शॉर्ट जिधर भी ए है सबका एक एक दिन कम कर दो। इधर ए है क्या? तो ये 10 का 10 ही रहेगा। इधर ए है क्या? नहीं 8 ही रहेगा। क्लियर हुआ? अब नया नॉर्मल टाइम आया। क्रैशिंग टाइम को कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। अब इसमें बताओ सीपीएम क्या है? वापस से यही रास्ता है सर। तो वापस से मतलब पाथ वापस से वही रहेगा। लेकिन अब ए यूज होगा क्या? तो इसका कॉस्ट यूज होगा क्या? नहीं। तो इन दोनों में सबसे कम खर्चा किसका है? तो अब किसको क्रैश करेंगे? डी को। तो खर्चा कितना आएगा? 50। तो क्रैशिंग कॉस्ट कितना आएगा? 50 80। क्यों? पहले का 30 था और अब नया क्रैशिंग करेंगे तो और 50 बढ़ जाएगा खर्चा। मतलब क्यूमुलेटिव बोलते हैं इसे, ऐड करने का। तो 50 आएगा तो अभी 713 + 50 करोगे 793। अब किसको क्रैश किया? डी को। तो डी का रास्ता ये है। इसमें एक दिन कम करोगे तो 4 हो जाएगा। अभी भी इसको क्रैश कर सकते बिकॉज क्रैशिंग टाइम 3 दिन का है। समझा? और क्रैशिंग क्लियर? चलिए आते अब नया वापस से निकालें। तो जिधर भी डी है उसका एक एक। इधर डी है क्या? तो ये जैसा वैसे ही रहेगा। इधर डी है एक दिन कम हो जाएगा। इधर नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। क्लियर? व्हाट इज सीपीएम? वापस से सर वही है। एडीजी है। ए तो होगा नहीं तो डी और जी होगा। वापस से 50 ही लिया जाएगा। हाँ तो 80 था और 50 मतलब 130। अरे यस क्यूमुलेटिव ना। 80 में और 50 मैंने ऐड किया क्योंकि और एक दिन कम किया मैंने। तो 713 + 130 करो 843। अब किसको क्रैश किया? डी को। भाई डी के पास जाओ। इक्वल हो गया मतलब एक क्रैशिंग होगा कि ये नहीं। क्लियर? चलिए जिधर भी डी है उसका एक एक दिन कम। इधर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इधर एक दिन कम होगा, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। सीपीएम क्या है? 10 और 3 है। 3 आ गया। तो चलिए अब 3 आ गया तो लिखने का तरीका क्या है जरा ध्यान। तो पहला रास्ता कौन सा है? ए और एफ। दूसरा रास्ता कौन सा है? ए डी जी। तीसरा क्या है? बी एंड जी। तीनों मैंने रास्ते लिख दिए। इसमें से किसको अपन ने कट कर दिया है पूरा? ए और डी। अब मेरे पास बचा क्या है? बी जी और बी एफ। कॉमन निकाल लो पहले। कॉमन कौन सा रास्ता है? तो जी को बाहर निकाला। अब बचा क्या मेरे पास? एफ और बी। तो एफ और जी का जोड़ी बना दो, बी और जी का जोड़ी बना दो। पहला जोड़ी बना है एफ और जी का और दूसरा जोड़ी बना है बी और जी का। क्लियर? हाँ सिंगल नहीं लिख सकते। 3 है ना तो 3 का जोड़ी बनेगा। तो 3 में से ये तो कॉमन था इसलिए यहां पे कितना जोड़ी बना? 2 ही। अगर ये कॉमन नहीं होता तो सब में से एक एक एक्टिविटी लिखना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इधर ई रहता तो एफ ई बी एफ ई जी ऐसा बनता।
क्योंकि 3 है ना, जब 3 पाथ साथ में चल रहा है तो 3 का क्रिटिकल पाथ बनेगा। जैसे पहले इसमें सिंगल सिंगल बन रहा था बिकॉज एक ही था तुम्हारा रास्ता, जो भी रास्ता था। अब वो ये रास्ता था, जो भी रास्ता था वो सिंगल था। जब वो डबल हो जाता है तो आपका जोड़ी 2 जन का एक सिंगल काउंट किया जाता है। ट्रिपल हो जाता है तो तीनों रास्ता को कंबाइन करके क्रैशिंग करना पड़ता है। समझा? बट यहाँ पे तीनों रास्ता क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये जो जी था ये 2 में कॉमन निकल गया, इसलिए उसको पहले हमने कॉमन को अलग लिखा और फिर उसका जो बच गया उसके साथ क्या बना दिया? जोड़ी बना दिया, इसलिए वहां पे 2 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे आ जाते। तो पहला पाथ रहेगा एफ और जी और दूसरा रहेगा बी और जी। अब एफ का स्लोप कितना है और जी का स्लोप कितना है? तो एफ और जी जब कंबाइन होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा? समझा? बी और जी में जाएंगे। बी का कितना है और जी का सेम। तो जैसे इधर ए डी जी था, अब ये मेरे लिए पूरा बन गया। 100 और 120 में कम क्या है? तो क्रैश क्या होगा? बी और एफ और जी कितने से? 100। तो क्रैशिंग कॉस्ट कितना आएगा? 100। 130 प्लस 100 किया ना, तो अब इसका टोटल हो गया। अब क्रैश क्या होगा? एफ और जी। एफ का रास्ता ये है, एक दिन एफ में से कम होगा और एक दिन जी में से कम होगा। तो 2 दिन कम हुआ नहीं, कम एक ही दिन हुआ। ये हमारे लिए कॉमन एक ही है। तो इधर एक कम हुआ तो ये 6 हो गया, इधर एक कम हुआ तो ये 3 हो गया। आगे क्रैशिंग और कर सकते हैं अपन। तो चलिए, अब एफ और जी जिधर जिधर है उधर कितने दिन कम होंगे? एक। एफ है इधर, इधर एफ है क्या? नहीं, सिर्फ जी है, तो इधर भी एक दिन कम होगा, इधर भी एक दिन कम होगा, इधर भी एक दिन कम होगा। वापस से सीपीएम वही रहेगा, मतलब फिर से वही जोड़ी बनेगी, फिर से जोड़ी बनेगी, मतलब वापस से ये रहेगा, तो वापस से 100 ही मिनिमम रहेगा। हाँ, तो 100 ही मिनिमम रहेगा। क्लियर? क्लियर? अब किसको कट करना है भाई? इधर एक दिन कम करना है, इधर एक दिन कम करना है। ये 5 हो गया, ये भी कट, और ये 2 हो गया, ये भी कट। क्लियर हो गया? अब देखो, एक दिन कम करने से 8 दिन आया और 8 दिन तक कर सकते। इसके आगे क्रैश होगा क्या? टेबल कंप्लीट हो गया। पक्का समझा? चलिए आ जाते हैं अब। डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके पास है, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 713 प्लस 400 विल गिव यू 1113। प्लस करना सब, एक बार चेक करना। अब जरा ध्यान देना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया ये बात। पहले 1000 था, फिर 993 हुआ, फिर 968 हुआ, 943 हुआ, बढ़ गया कॉस्ट। मतलब यहां तक खर्चा कम ही हो रहा था। जैसे ही मैं 10 दिन के बाद 9 दिन कर रहा हूं तो मेरा खर्चा इंक्रीज हो रहा है। तो खर्चा इंक्रीज होगा तो मैं क्रैश को कॉस्ट करूंगा क्या? नहीं। मतलब मेरा जो नॉर्मल टाइम कंप्लीशन कितना था? 8 था, लेकिन मैं वो कितने दिन में कंप्लीट करवा लूंगा? 10 दिन के अंदर। तो मेरा सॉल्यूशन ऐसा आ जाएगा, द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 943। ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन कितने दिन में हुआ, जबकि मिनिमम कितने दिन था मेरे पास? बात समझ में आया? मिनिमम में कितने दिन तक क्रैश कर सकता था? 8 दिन तक जा सकता था खर्चा कम करने के लिए, लेकिन मेरा खर्चा 10 दिन के बाद क्या हुआ? बढ़ने लग गया। तो मेरा ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है? 10 डेज। क्लियर? एक ही सम ले रहा हूं, लेकिन वो एकदम ऐसा दिमाग में क्रैशिंग का टेबल समझ में आ जाए तो बात खत्म हो जाता है। डन है? पक्का? तो आज इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सिमिलर सम ही लेता हूं ताकि आपको सेम कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।